नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुद्रसेन को सपा का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही उनके भाई इंद्रसेन को लोकसभा प्रभारी बनाए हैं। लखनऊ से सहारनपुर लौटते वक्त रुद्रसेन के काफिले का भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान रुद्रसेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का हृदय की गहराइयों से जो है धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2024 में जो है सभी मिलकर के जो है हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के जो है इस निकम्मी और नाकारा सरकार को हटाने का काम करेंगे। क्या भविष्य मानते हैं आप आगे? इंडिया गठबंधन जो है चुनाव जीत कर आएगा, सत्ता में आएगा। कितने सीटें ले जाएगा वो? इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर सीटें लेने का काम करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ये कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है और वह केवल कमाने के लिए प्रयोग होता है, इस पर क्या कहना है? वो स्वामी प्रसाद जी जो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है, वो पार्टी का विचार नहीं है। जी जी, इसको पार्टी से जोड़कर लोग बात गलत कर रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणी का ठीक है? नहीं, मैं नहीं मानता इस तरह की टिप्पणी लोकसभा चुनाव सर पे है और ऐसी टिकट अपनी किसी की भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद जी की नहीं, किसी की भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के चौकिया स्थित घर को कुर्क कर लिया गया है। इसके पहले भी माफिया अशरफ की पत्नी जैनब का मकान कुर्क किया गया था। बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे तमाम आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के तहत माफिया घोषित हुई अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के मकान को भी कुर्क किया गया है। जैनब के मकान में रखी अलमारी में कुछ पर्ची भी बरामद हुई थी जिसमें अशरफ द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त का लेखा जोखा लिखा हुआ था, जिसकी जांच लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित गुड्डू मुस्लिम का मकान है। इसे 83 सीआरपीसी के तहत कुर्क किया गया है। पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी मगर उस समय ये पीडीए के द्वारा सील कर दिया गया था। आज हमने पीडीए की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया है और जो भी इसमें अंदर सामान है उसको कुर्क किया जाएगा। अगली खबर कन्नौज से है, जहां मुठभेड़ के दौरान मारे गए कांस्टेबल सचिन राठी के परिवार ने सरकार से मांग की है कि मृतक कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिया जाए और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको ऐसी सजा दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि मृतक कांस्टेबल सचिन राठी मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और जानकारी के मुताबिक इंटर की परीक्षा पास करने के बाद मृतक कांस्टेबल सचिन राठी साल 2018-19 की भर्ती के दौरान पुलिस में भर्ती हुआ था। सचिन राठी लंबे समय से कन्नौज जनपद में ही तैनात था। अभी छुट्टी आ रहा था जब मेरी मुलाकात हुई थी। अभी छुट्टी का 2-3 दिन पहले छुट्टी आ रहा था। कब भर्ती हुए थे? ये 2019 में हुए थे। वो 2018 की भर्ती थी, वो 19 में पूरी हुई थी, उसमें हुए थे। अच्छा, परिवार में कौन कौन? परिवार में जो है उसके एक भाई है, बहन है एक छोटी और माँ बाप है उसके। ये परिवार तो छोटा ही परिवार है फिलहाल तो उसका भाई। कन्नौज में जानकारी हो कब से थे ये? कन्नौज में थे शुरू से ही, कई साल हो लिए जब से ही कन्नौज में थे। अब जो रात घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? बाकी सरकार से हमने यही कहा है हमारा तो चला गया, एक तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जी, और एक जिन लोगों ने काम करा उनका सफा होना चाहिए, उन्हें भी इसी मौत मारना चाहिए। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां उस समय सनसनी फैल गई जब रात के अंधेरे में एक घर में सोई मां बेटी की अज्ञात बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। वही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिस पर आनन फानन में आला अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र के बड़े बागीचा का हाल बेहाल नजर आ रहा है। क्षेत्र में जल निकासी की समस्या अब बहुत बड़ी बनती जा रही है। चारों तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ की सड़क का हाल भी खस्ता हाल है। जबकि मिर्जापुर विधानसभा में बीजेपी के सहयोगी दल समेत उनके 5 विधायक हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग जो है वो रहने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ के लोग बदहाल नजर आ रहे हैं और साथ ही जिन सड़कों पर लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से जलभराव है, जिससे लगातार बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
वृंदावन थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थिति में मध्य प्रदेश से अपने दोस्तों के साथ वृंदावन दर्शन करने के लिए आई एक युवती की मौत हो गई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सिहोनी जिले की रहने वाली अनामिका 3 दिनों अपने दोस्तों के साथ वृंदावन में दर्शन करने के लिए आई थी। वही सुबह अनामिका बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। काफी देर बाद दोस्तों ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वो बेहोश अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो ललिता आश्रम है वहाँ उसके बगल में शांति सदन है, वहीं लोग 23 तारीख से रुके हुए थे। मध्य प्रदेश के सिहोनी जिले से ये 5-6 लोग आए हैं, जिसमें परिवार के और दोस्त लोग हैं। ये दर्शन करने के लिए आए थे। जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 8:30 के आसपास वो टॉयलेट में गई फ्रेश होने या नहाने धोने के लिए। उनका नाम, मृतका जो है उसका नाम है अनामिका। और जब टॉयलेट से नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद तत्काल अपने लोगों को सूचित करके उन्हें ब्रज हेल्थ केयर लाया गया। ब्रज हेल्थ केयर में उनको यहाँ जब आया तो मृत घोषित किया गया। अभी इनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं और इनको कन्विंस करके मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया इसमें कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है किसी का भी। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एफआई बिल्डर के काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बिल्डर के लीगल एडवाइजर ने कहा कि एफआई बिल्डर की शुरुआत 2 दशक से पहले लखनऊ में ही हुई थी और अब तक एफआई बिल्डर 8 प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक बिना किसी कानूनी विवाद के आम फ्लैट बायर्स को दे चुका है। एफआई बिल्डर का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ के वेलिंगटन स्थित एफआई टावर का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और जैसा कि फ्लैट बायर्स को वादा किया गया था, 1998 में प्रोजेक्ट पूरा कर सभी बायर्स को फ्लैट का जो फ्लैट है वो भी दे दिया गया था। एफआई टावर के निर्माण की परमिशन शासन से ली गई। शासन यानी कि एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, राज्य सरकार और जितना भी एक किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, फ्लैट बायर्स को देने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो अपनाई गई और उसके अंतर्गत एक बिल्डिंग की परमिशन एलडीए ने दी। 1998 के 7 में शुरुआत हुई और 1998 में उसको बिल्डिंग को पूरा कर लिया गया। 99 से लेकर 2001 तक सभी जितने करीब 90 परिवार उसमें रह रहे हैं और उसकी बिल्डिंग को पूरा किया गया। सबको पोजीशन दिया गया, विधिवत पोजीशन दिया गया। और आज जब 2023 में हम ये बात कर रहे हैं, तब तक ना कभी उस पर कोई लिटिगेशन था, मुकदमा था, आपत्ति थी, कंप्लेंट थी, कुछ नहीं आता। एफआई बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसके 5 डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको बनाया और बाकायदा दिया। कहीं यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसा निकालने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन कुमार के पास से पुलिस ने 199 एटीएम और नकदी बरामद की है। ये बेसिकली पहले पीजीआई से, और जैसे आप देख रहे हैं एक मुकदमा इनका रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में भी है, वहां से ये जेल जा चुके हैं और इसी तरह के प्रकरण में ये पहले भी जेल गए हैं। ये अभ्यस्त हैं, इसी तरह का अपराध करते हैं। इसका मेन कौन है? इसमें मेन आपका पवन कुमार यादव है और दूसरा व्यक्ति इसमें सचिन है। एक हमने वांछित किया है जिसके पास बाकी माल है, उसकी गिरफ्तारी करें। क्या इनके और भी गैंग के लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं इस तरह से? जी, आप कह सकते हैं कि हमारी घटना में 3 लोग हैं, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति अरेस्ट होगा और इनके सीडीआर का भी विश्लेषण चल रहा है, उससे हो सकता है कि इसमें कनेक्टिंग डॉट्स और मिलें और लोग भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि पूरा एक गैंग इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारी घटना में 3 लोग थे जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई, 1 बचा हुआ है। यूपी के कौशाम्बी में एसओजी और सराय अकिल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इन युवकों के पास से 11 लाख कीमत का 70 किलो गांजा बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को जेल भी भेज दिया है।
खबर कौशाम्बी से है, जहां एसओजी और सराय अकील थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस टीम को युवकों के पास से 11 लाख कीमत का 70 किलो गांजा बरामद हुआ है। देखिए, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी के संबंध में जनपद कौशाम्बी में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह एक सटीक सूचना के आधार पर थाना सराय अकील और एसओजी की ज्वाइंट टीम के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 70 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। इस संबंध में हम लोग थाना सराय अकील पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां हिस्ट्री शीटर ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। इस हमले में एक सिपाही की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पुलिस टीम हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां अपराधियों ने फायरिंग में सिपाही सचिन राठी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिपाही को इलाज के लिए कानपुर लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शहीद सिपाही का पार्थिव शरीर कन्नौज के पुलिस लाइन पहुंचा, जहां समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और एडीजी अशोक कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों के साथ भावभीनी और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसा आप सभी अवगत हैं कि कल माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जो कोर्ट के प्रोसेसेस हैं उनका तामीला कराने के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी, विष्णुगढ़ और छिबरामऊ की, और न्यायिक उन आदेशों का क्रियान्वयन के समय इस हिस्ट्री शीटर ने, इस दुर्दांत अपराधी ने पुलिस के साथ मजामत की, पुलिस का प्रतिरोध किया और इसी के दौरान गोली चली। अपराधी के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें पुलिसकर्मी हमारा घायल हुआ और फिर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसके बाद ये अपराधी और इसके पुत्र और बाकी सब लोग गिरफ्तार किए गए। आज यहाँ पर हमारे साथ जिलाधिकारी भी हैं, आईजी साहब भी हैं और बाकी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो यहाँ का सभी का सर्वे किया गया है कि इनके द्वारा कितनी ऐसी सरकारी संपत्ति है, जीएस लैंड है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ऐसे जितने भी इनके गैर कानूनी काम थे उन सब के ऊपर कठोर जो विधिक कार्रवाई है। खबर झांसी से है, जहां रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अठौंदना में जमीनी विवाद के झगड़े में दबंगों ने एक युवक को छत से फेंक दिया है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी और बेटे की पिटाई कर दी है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्रित कर घटना के बारे में जानकारी जुटाना भी शुरू कर दी है। चाचा जी थे वो, तो यहाँ पे बात करने के लिए आए थे। सोनी सर मेहंदी, सोनी मेहंदी नगरी का है। तो कुछ पता नहीं कि विवाद हो गया बात करते करते, तो उन्होंने तो लोग आरोप लाए। फिर हम लोगों ने लोग साथ में बनाए थे पहले से, छत से नीचे फेंक दिया। क्या कुछ पैसा ऐसा नहीं, कोई पैसा नहीं था। रक्सा थाना क्षेत्र के अठौंदना गांव में रूप सिंह कुशवाहा का मकान है, जो इनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। इनको इन प्रतिवादियों जो हसन, मेहदी हसन और चंद्रशेखर सोनी, इन पे आरोप है कि इन लोगों ने और इनके साथ कुछ लोग और थे, इनके घर पे आए, किसी बात को लेकर के पहले से विवाद है। पता ये चला है कि इन लोगों ने, जो आरोपी हैं, इन लोगों ने गलत ढंग से धोखाधड़ी करके इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली थी और उसी में बातचीत करने के लिए कि नामांतरण हो जाए और ये लोग आपत्ति न करें, इसको लेकर के ये लोग बात करने आज आए थे। बातचीत के दौरान ही इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें रूप सिंह को छत से फेंक दिया गया और उसमें उनकी वाइफ और उनका बेटा भी घायल हैं। रूप सिंह की मृत्यु हो गई है। जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर लेकर के उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो लोग भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब खबर पीलीभीत से है, जहां देर रात एक बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो बाघ देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बाघ की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां घेराबंदी कर करीब 10 घंटे बाद बाघ को बेहोश करके पकड़ा जा सका।
बागपत से खबर है, जहां सिंघावरी थाना क्षेत्र के मेरठ बागपत हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोटक सामग्री को बागपत में तस्करी के लिए लाया जा रहा था, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अवैध विस्फोटक सामग्री तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके अन्य साथियों की तलाश भी लगातार जारी है। यूपी पुलिस विभाग में निकली भर्ती में उम्र सीमा को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सवर्ण अभ्यर्थियों और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 5 साल का अंतर रखे जाने से सामान्य वर्ग द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ ने उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को भी सौंपा है। पूरा मामला यह है, राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ एक बहुत ही तेज तर्राक संगठन है जो सवर्णों के लिए कार्य कर रहा है। अभी जल्दी पता चला है पुलिस में भर्ती होने वाली है और उस भर्ती में जो उम्र की सीमा है वह सवर्णों के लिए 22 रखी गई है। उसके बाद वो बेकार हो जाएंगे और दूसरे वर्ग के लिए 27 है। तो ये जो अंतर है, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक भी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा पॉइंट जो ये हमारे समझ में है कि कोई भी व्यक्ति, कोई जवान जो है इतने अंतराल पर फिजिकल फिटनेस उसकी ठीक नहीं रह सकती कभी भी। कैसे 22 के साथ 27 का कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा वो? कोई दौड़ के दिखा दे या कुछ भी करके दिखा दे, क्योंकि ये फिजिकल मामला जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये सुरक्षा क्या करेंगे वो जब दौड़ नहीं सकते? अभी तो एक तरफ सरकार कह रही कि 50 साल वालों को घर भेज दो, जिनके पेट निकले हुए वो जो है काम के नहीं है, उनको बीआरसी दे दो। तो दूसरी तरफ जो है उम्र की सीमा में इतना अंतर कर दे रही है, तो बताइए कैसे चलेगा? शासन सुरक्षा जो है यहाँ का मामला जो है ये पूरे प्रदेश का खतरे में पड़ जाएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी थाना क्षेत्र के बरौला जाफराबाद में परिवार में गृह कलेश के चलते ससुराल वालों ने नवविवाहिता गायत्री की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। आनन फानन में परिवार वाले मौके पर पहुंचे, जहां का मंजर देखा तो मृतका गायत्री के गले पर चोट के निशान थे, जिसकी सूचना मृतका महिला के परिवार वालों ने पुलिस को दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर मैंने तो ऐसी हालत में देखी, जैसे अब मैं आई हूँ सुबह ऐसी पड़ी हुई देखी, लेकिन शाम रात में 10 बजे करीब इनसे वीडियो कॉल पे फोन आया था इनका, वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो तब ये मुझे कुछ बताना चाह रही थी। जैसे इन्हें बताने की कोशिश करी, साथ में आ गया वो गौरव, साथ में आ गया, फिर इन्होंने कुछ बता नहीं पाई। जैसे कि रोने लगी ना, जैसे उन्होंने कुछ कहने नहीं दिया, जैसे लगाते जैसे कुछ दबाव डाल रहे हैं उन पर, जबरदस्ती कुछ कहने दे रहे हैं। वो रुआसन थी, मुझे उनके चेहरे से पता चल रहा था। फिर उनसे मुझे ये लगा कि ये कोई परेशानी में, और उनको कोई जबरदस्ती की बारा, इसलिए। सिस्टर बहन, क्या नाम था? गायत्री। क्या हुआ, क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई, सुबह मेरे पास फोन आया तो बोला कि तुम्हारी बहन चली गई है कहीं। तो मैंने कहा कहीं नहीं, मैंने जीजा जी का फोन आया था, क्या नाम? गौरव का। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन जो है चली गई है। मैंने कहीं नहीं, मंदिर गई होंगी, देख लो। तो 5 मिनट बाद दोबारा फोन आता है कि तुम्हारी बहन ने जो है फांसी लगा ली। तो मैंने कहा हॉस्पिटल लेके जाओ उसे, अगर कोई बात हुआ है तो बोले नहीं पता नहीं, वो तो रात को ही लगा लिए, ये बताया। तो उसके बाद बोले तुम आ जाओ, चलो ठीक है हम आ रहे हैं। तो हमें ये लगता है इन्होंने जो है अगर इसका जो मर्डर किया है प्री प्लानिंग से जो है। तो कोई विवाद रहता था? हाँ विवाद कुछ 2 महीने पहले विवाद हुआ था। जो जिया जी की बहन है उन्होंने उसके साथ हाथापाई करी, सिस्टर के साथ। खबर चंदौली से है, जहां मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में धूमधाम से फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर्स पार्टी के दौरान नए छात्रों के स्वागत में पुराने छात्रों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग विधाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। मैं डॉक्टर के एन पांडे हूँ, डायरेक्टर हूँ मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नर्सिंग कॉलेज, जनपद चंदौली। सर क्या कार्यक्रम है सर विद्यालय का आज? 2023-24 के जो छात्राएं जिनका एडमिशन बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, ओटी टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कोर्सेज में हुआ था, जिनका फ्रेशर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नए छात्रों को, जो सीनियर छात्र हैं, उनका जब उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।